हेलो एवरीवन, गेट इज़ राउंड द कॉर्नर। 2 महीने में आपका गेट का एग्ज़ाम है। अपनी तैयारी को चेक करने के लिए अनअकैडमी लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें आप अपने गेट की प्रिपरेशन को गेज कर सकते हो और उसको एनालाइज करके अपनी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसको इंप्रूव कर सकते हो। दिस मॉक टेस्ट इज ऑन 17th and 24th of December, so do enroll for this test. Until then, let's crack it. So up till median we have completed. चलिए, ऑफलाइन में आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेंगे? जो यहाँ पर लेता हूँ ऑनलाइन में सारे, तो जो ऑनलाइन में ले रहा हूँ वही ऑफलाइन में। हाईवे की पीडीएफ नहीं मिली, जब खत्म होगा तभी मिलेगा ना यार। जब एक टॉपिक खत्म होता है उसके बाद ही प्रोवाइड की जाती है, देन ओनली दी पीडीएफ इज प्रोवाइडेड। अभी चल रहा है, अभी कहाँ से प्रोवाइड कर दूँ? सर कल एक डाउट था, स्पीड ब्रेकर अगर आया तो बम्प इंडिकेटर अनइवन्स में से उसको भी मेजर कर लेगा? हाँ बिल्कुल मेजर कर लेगा, आप उसको हटा लेना, यू सब्ट्रैक्ट इज आउट। आपको पता है स्पीड ब्रेकर आया, आपको ये भी पता है कि स्पीड ब्रेकर ने अनइवननेस को मेजर कर लिया, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना, यू सब्ट्रैक्ट इट ऑफ। कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग है ना, तो उसमें जो भी वर्टिकल अंड्यूलेशन आई उसको सब्ट्रैक्ट कर देना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। तो स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अभी भी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी भी हम बात कर रहे हैं, स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ द हाईवे एलिमेंट, दैट इज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। कौन से क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की बात चल रही है? अब हम बात करेंगे कर्ब की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द कर्ब। लास्ट जो हमारा क्रॉस सेक्शन एलिमेंट था वो क्या था? लास्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट वाज मीडियन, जिसको हमने ट्रैफिक सेपरेटर भी बोला था, जिसको हमने डिवाइडर भी बोला था। यहाँ तक की डिस्कशन हमारी हो गई थी कल वाली क्लास में। नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज टर्म्ड एज कर्ब। अगला जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है उसको हम कर्ब बोलते हैं। तो पहला पॉइंट, कर्ब का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्ब? सो कर्ब इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेमेंट एंड द मीडियन और द फुटपाथ और द आइलैंड और द शोल्डर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कर्ब इंडिकेट्स द बाउंड्री बिटवीन द पेमेंट। ये बाउंड्री बताता है किसके बीच में? पेमेंट के बीच में। और किसके बीच में? और या तो मीडियन हो सकती है, और या तो शोल्डर हो सकता है, और या तो फुटपाथ हो सकता है, और या तो आइलैंड हो सकता है। तो पेमेंट और शोल्डर के बीच में, पेमेंट या फुटपाथ के बीच में, पेमेंट या आइलैंड के बीच में, पेमेंट या मीडियन के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कर्ब बोलते हैं। अब डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, सो रियल पिक्चर है, सो रियल पिक्चर, सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज कर्ब। इसको कर्ब बोला जाता है। तो इस डायग्राम में ये कर्ब है। तो यहां पर ये कर्ब बाउंड्री है किसके बीच में? ये बाउंड्री है पेमेंट के बीच में, और ये बाउंड्री है किसके बीच में? फुटपाथ के बीच में। तो अभी जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, अभी जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसमें ये बाउंड्री बता रहा है किसके बीच में? इसमें ये बाउंड्री बता रहा है पेमेंट के बीच में और फुटपाथ के बीच में। फुटपाथ की जगह और क्या हो सकता है? फुटपाथ की जगह शोल्डर भी हो सकता है, फुटपाथ की जगह आइलैंड भी हो सकता है, फुटपाथ की जगह मीडियन भी हो सकता है। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस? चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इट प्रोवाइड्स लेटरल स्टेबिलिटी। कोई लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, कोई लेटरल स्टेबिलिटी के लिए नहीं प्रोवाइड कर रखा है इसको हमने। भैया वो पुराने रोड थे जिसमें कर्ब दिया था आपने, कर्ब स्टोन दिया था, जिसका पर्पस था लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। यहाँ पर थोड़ी ना दिया हुआ, मैकेडम रोड है ये। तो कोई सी भी चीज़ पीछे से उठा के आगे मत चिपका देना। वो मैकेडम रोड चल रहे हैं हमारे, वो पिछले रोड से हमारे जो हमने कर रखे थे, वहाँ पर हमने कर्ब स्टोन दिया हुआ था इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी लेटरल स्टेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अभी जो कर्व्स हैं ये डिवाइडेड है 3 कैटेगरीज के अंदर। सो कर्व्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। सो कर्व डिवाइडेड है 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। अब कौन कौन से कर्व है? पहला लो कर्व, द फर्स्ट ऑफ द कर्व इज टर्म्ड एज लो कर्व। नाम से ही समझ में आ रहा है लो कर्व है, इसका मतलब इसकी हाइट क्या है? कम होगी। लो कर्व की हाइट कितनी होती है? लो कर्व की हाइट होती है 100 mm। 100 mm बोले तो 10 सेंटीमीटर। ये पेमेंट सरफेस से 10 सेंटीमीटर ऊपर होता है। क्लियर है? विद अ स्लोप विच अनेबल्स द व्हीकल टू क्लाइंब ओवर द कर्ब एट द स्लो स्पीड। इसमें स्लोप दी जाती है, इसमें स्लोप दी जाती है इतनी ताकि व्हीकल इसके ऊपर चढ़ जाए स्लो स्पीड के ऊपर। तो इसकी हाइट रखते हैं 10 सेंटीमीटर, और इसमें स्लोप को दिया जाता है ताकि व्हीकल इसके ऊपर क्लाइंब कर जाए अगर उसकी स्पीड कंपैरेटिवली क्या है? कम है। क्योंकि इसके ऊपर व्हीकल आसानी से क्लाइंब कर पाता है, इस लो कर्व को हम और क्या बोल देते हैं? इस लो कर्व को हम बोल देते हैं माउंटेबल कर्व। सो व्हीकल कैन बी माउंटेड ओवर दिस। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? तो लो कर्व को और क्या बोला जाता है? माउंटेबल कर्व भी बोला जाता है। क्लियर है? तो पहला कर्व हम क्या बोल देते हैं? लो कर्व, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? माउंटेबल कर्व।
इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि ये ट्रैफिक को अपनी लेन में तो रखता ही है, पर ये परमिट भी कर देता है ड्राइवर को कि वो क्या कर सके, वो हमारे शोल्डर एरिया में आ सके लो स्पीड पे अगर जरूरत पड़े तो, इफ देयर इज सम नेसेसिटी। द सेकंड ऑफ द कर्व इज टर्म्ड एज सेमी बैरियर टाइप कर्व। पहला था लो कर्व, दूसरा है सेमी बैरियर टाइप। अब सेमी बैरियर टाइप कर्व की जो हाइट होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसकी हाइट कितनी है? 150 mm। 150 mm मतलब 15 सेंटीमीटर। तो ये पेमेंट सरफेस से 15 सेंटीमीटर ऊपर होता है, और ऊपर की जो 75 mm की, ऊपर की जो 75 mm मतलब 7.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है, इसमें हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं 1:1 की। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है, ये हमारे कर्व जो प्रोवाइड किए ये इंक्रोचमेंट को रोकता है ताकि व्हीकल इसके ऊपर आसानी से नहीं चल पाए। तो पिछले वाले कर्व में व्हीकल आसानी से चढ़ पाएगा, माउंटेबल कर्व था। इस वाले कर्व में क्योंकि एक तो हाइट ज्यादा है, व्हीकल विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब ओवर इट इजीली। अभी भी व्हीकल चढ़ पाएगा बट विद वेरी डिफिकल्टी। तो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है हमारी पेमेंट की इंक्रोचमेंट को रोकना। द पर्पस ऑफ दिस इज टू प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट ऑफ द पेमेंट। अब कैसा दिखता है, इसके लिए फिर से डायग्राम है हमारे पास। So you can see the second type of curve is known as what? It is termed as semi barrier type. तो उसकी हाइट कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। और 7.5 सेंटीमीटर के बाद क्या प्रोवाइड किया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर के बाद स्लोप प्रोवाइड की हुई है। कितनी स्लोप प्रोवाइड की हुई है? 1:1 की स्लोप प्रोवाइड की हुई है। क्लियर है चीज? तो ये जो कर्व है ये प्रिवेंट करता है किसकी? इंक्रोचमेंट की। सो इट विल प्रिवेंट द इंक्रोचमेंट ऑफ द पार्किंग व्हीकल्स। इंक्रोचमेंट क्या होता है? अतिक्रमण। इंक्रोचमेंट को हम बोल देते हैं अतिक्रमण। कर्व हर जगह नहीं दिखाई देता। अब इसमें मेरी क्या गलती? हर जगह नहीं दिखाई देता। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए। अब आप बोल रहे हो सर हमारे गांव में तो रेड लाइट पे रुकता ही नहीं है कोई, चल जाते हैं। अब इसमें मेरी कोई गलती है क्या? अब नहीं दिखाई देता, इसमें बताओ मैं कैसे दिखाऊं आपको आके हर जगह? चलो आगे बढ़ते हैं। So we'll continue. The next of the type of curve which is available is barrier type curve. जो तीसरा कर्व है वो बैरियर टाइप है। पहला वाला माउंटेबल लो कर्व, दूसरा वाला सेमी बैरियर, और तीसरा क्या है? बैरियर। बैरियर टाइप कर्व है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ इसकी जो हाइट है वो कंपैरेटिवली और ज्यादा मिलेगी। इसकी हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 200 mm। तो पेमेंट सरफेस के 200 mm ऊपर तक आपको ये कर्व मिलेगी। नेक्स्ट, इसमें जो स्लोप प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही स्टीप होती है। पिछले वाले में कितनी थी? 1:1। इस बार कितनी है? 1 वर्टिकल इज टू 0.25 हॉरिजॉन्टल। जो बैरियर टाइप कर्व है, एक तो इसकी टोटल हाइट ज्यादा है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। दूसरा, इस बार जो स्लोप प्रोवाइड की हुई है वो स्टीप स्लोप प्रोवाइड की हुई है। कितनी है? 1 वर्टिकल इज टू 0.25 हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब इसके ऊपर व्हीकल क्लाइंब नहीं कर सकता। सबसे पहले वाले में व्हीकल क्लाइंब कर सकता था आसानी से एट लो स्पीड। दूसरे वाले में व्हीकल क्लाइंब कर सकता है बट विद डिफिकल्टी, पर इस वाले में व्हीकल क्लाइंब ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है? इसको कहां प्रोवाइड करते हैं? इसको वहां प्रोवाइड करते हैं जहां पर पेडेस्ट्रियन का ट्रैफिक कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो फुटपाथ के ऊपर पेडेस्ट्रियन का ट्रैफिक कंपैरेटिवली ज्यादा है, वी प्रोवाइड व्हाट? बैरियर टाइप कर्व। क्लियर चीज? चलो, सो इसको भी देख लो पिक्चर के फॉर्म में। सो दिस इज अवर बैरियर टाइप कर्व। तो टोटल इज 20 सेंटीमीटर, और जो स्लोप है वो बहुत ही स्टीप है। स्लोप इज कंपैरेटिवली वेरी स्टीप। तो बैरियर टाइप कर्व, व्हीकल क्रॉस नहीं कर पाएगा ऐसे। तीनों कर्व एक साथ दिखा रखे हैं, लो कर्व, सेमी बैरियर एंड बैरियर टाइप। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? तो ये भी क्या है हमारा? इसी को भी हम क्या बोल देते हैं? इसको भी हम बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज व्हाट? अगला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट क्या है हमारा? द नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज टर्म्ड एज शोल्डर। अगला जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? शोल्डर बोल देते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज टर्म्ड एज शोल्डर। तो अभी भी पहला हाईवे एलिमेंट ही चल रहा है हमारा। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑफ द हाईवे एलिमेंट, दैट इज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। सो शोल्डर। अब शोल्डर क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेमेंट। शोल्डर को हम पेमेंट के दोनों साइड पे प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अवर पेमेंट,
शोल्डर को हम पेमेंट के दोनों साइड पे प्रोवाइड करते हैं। दिस इज अवर पेमेंट, ऊपर अनडिवाइडेड पेमेंट, नीचे डिवाइडेड पेमेंट। तो शोल्डर को हम पेमेंट के दोनों साइड पे प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो शोल्डर पेमेंट के दोनों साइड पे आएगी। ऑल अलोंग दी रोड, रोड की पूरी लेंथ के अलोंग। अब कोई आएगा सर हर रोड के अलोंग तो शोल्डर दिखती नहीं है हमें। अब नहीं दिखती भैया, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि पेमेंट के दोनों तरफ शोल्डर देनी चाहिए। देते हो नहीं देते हो प्रैक्टिकली इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? अगर आपका डिवाइडेड कैरेज वे है तो उस समय आप इसको कहां प्रोवाइड करोगे? सिर्फ आउटर एज पे। तो अगर अनडिवाइडेड है दोनों तरफ प्रोवाइड किया हुआ है, अगर डिवाइडेड है तो कहां प्रोवाइड किया है? सिर्फ आउटर एज पे प्रोवाइड किया हुआ है। इट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन द आउटर एज। कहां प्रोवाइड किया है? पूरी लेंथ के अलोंग, थ्रू आउट द लेंथ। अच्छा, इसकी पर्पस क्या होती है? दिस अर्दन शोल्डर शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू कैरी द व्हीकुलर लोड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी हुई, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हमारा व्हीकल इसके ऊपर आके क्या कर सकता है? स्टैंड कर सकता है। तो पर्पस क्या है? पर्पस है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी द व्हीकल शुड बी एबल टू स्टॉप ओवर इट। इसका मतलब इसमें क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नेक्स्ट, मिनिमम शोल्डर की विड्थ जो आईआरसी बोलती है वो है 2.5 मीटर। मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर एज स्पेसिफाइड बाय द आईआरसी इज 2.5 मीटर। लिखा हुआ होगा कहीं पे, ये रहा। सो 2.5 मीटर तो स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है? स्लोप ज़्यादा दिखा रखा है, डायग्राम स्केल पे होता ही नहीं हमारा, बहुत कम स्लोप है वो तो। जो स्लोप है वो तो बहुत ही कम है, डायग्राम स्केल पे थोड़ी ना है। डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल। अच्छा, इसकी स्लोप कितनी देते हैं वो हमने कल डिस्कस करी थी। द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर इज 0.5% मोर देन दैट ऑफ द इज 0.5% मोर देन दैट ऑफ द पेमेंट। और इसकी वैल्यू किसके बीच में होती है? 3% से लेके 5% के बीच में। क्लियर है चीज? तो 0.5% स्टीपर देन दी स्लोप ऑफ द पेमेंट। ऐसा क्यों? ताकि पेमेंट और शोल्डर के इंटरसेक्शन पे पानी जमा नहीं हो पाए। ये इसका बेसिक पर्पस होता है। दिस इज द बेसिक पर्पस। शोल्डर को देखना है, ये तो हमारे लाइन डायग्राम थे। दिस इज द रियल पिक्चर, ये हमारी रियल पिक्चर है। सो दिस इज टर्म्ड एज शोल्डर, सो दिस इज बीइंग टर्म्ड एज शोल्डर, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज शोल्डर, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज शोल्डर। इसको हम शोल्डर बोल देते हैं। क्लियर है? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। शोल्डर का पर्पस क्या होता है? व्हाट द पर्पस ऑफ द शोल्डर? अब शोल्डर के बहुत सारे पर्पस हैं। देयर आर सेवरल पर्पस ऑफ द शोल्डर विच आर अवेलेबल। फर्स्ट पर्पस, पहला पर्पस, इसका पर्पस होता है स्टेबिलिटी इंपार्ट करना पेमेंट को। So purpose of the shoulder is to impart structural stability to the payment. Next, it increases the capacity and the operating speed of the payment. ये हमारे पेमेंट की कैपेसिटी को भी बढ़ा देता है, उसकी ऑपरेटिंग स्पीड को भी बढ़ा देता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी यूज एज अ मोड ऑफ मूवमेंट। अगर इमरजेंसी हुई आप इसको भी मोड ऑफ मूवमेंट के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सर्विस लेन फॉर द व्हीकल दैट आर डिसेबल्ड। ये सर्विस लेन का भी काम कर सकता है उस व्हीकल के लिए जो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड मतलब टायर पंचर हो गया, इंजन सीज हो गया, या कोई सा भी फॉल्ट आ गया, आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ी कर सकते हो। तो अगर हमारे व्हीकल में कोई फॉल्ट आ गया, ये सर्विस लेन की तरह भी काम कर जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ द शोल्डर मे बी रफर देन दैट ऑफ द पेमेंट। जो सरफेस होती है पेमेंट की, चेक करो, जो सरफेस है पेमेंट की ये ज्यादा रफ है। किससे? क्यों? The surface of the shoulder is rougher than that of the payment. शोल्डर की जो सरफेस है इसकी रफनेस ज्यादा क्यों रखी जाती है? शोल्डर के सरफेस की रफनेस ज्यादा इसलिए रखी जाती है ताकि व्हीकल इसके ऊपर नहीं चले, सो एज टू डिस्करेज द व्हीकल टू प्लाई ओवर इट। तो हम नहीं चाहते कि व्हीकल शोल्डर के ऊपर चले, वो बस इमरजेंसी पर्पस के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट, द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेमेंट। कहने का मतलब है जो हमारा रोड यूजर है इसको क्लियरली पता चल जाना चाहिए पेमेंट कौन सी है और शोल्डर कौन सी है। तो देख सकते हो जो कलर है हमारे शोल्डर का, जो कलर है हमारे शोल्डर का ये डिफरेंट है किससे? हमारे पेमेंट से। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो इतने सारे फंक्शन है हमारे शोल्डर के। देयर आर सो मेनी फंक्शंस ऑफ शोल्डर। व्हाइट लाइन के बाहर पेमेंट क्यों होता है? व्हाइट लाइन के बाहर पेमेंट इसलिए होता है ताकि क्लास में हम थोड़े टाइम के लिए चुप रहें और हमें उसका पर्पस पता चल जाए। तो ये जो व्हाइट लाइन है इसके बाद ये पेमेंट इसलिए दी गई है
ताकि क्लास में हम थोड़े टाइम के लिए चुप रहे, टॉपिक खत्म होने दें, ताकि हमें उसका पर्पस पता चल जाए। बस इसीलिए दे रखिए वाइट लाइन। दिस इज द पर्पस ऑफ वाइट लाइन। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जो हमारा शोल्डर है, इसका पर्पस होता है पेमेंट को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। द पर्पस ऑफ द शोल्डर इज टू इम्पार्ट द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो चेक भी कर सकते हो, यू कैन चेक दिस ऑल्सो। दिस इज अवर पेमेंट, ये हमारी मेन पेमेंट है, मैंने क्रॉस स्लोप दिखा रखी है, दिस इज अवर क्रॉस स्लोप, और ये हमारा शोल्डर है, दिस इज अवर शोल्डर। तो ये पूरी लेयर नीचे से निकली हुई है इसकी। तो हमारा जो शोल्डर है ये क्या इंपार्ट कर रहा है? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी इंपार्ट कर लेता है। क्लियर है पूरी कहानी? चलें आगे। चलो, वाइट लाइन की डेफिनेशन ये है, हाँ बिल्कुल यही डेफिनेशन है, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। तो आज हमने बात कर ली कर्ब की, फिर हमने बात करी शोल्डर की, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज टर्म्ड एज रोड मार्जिन। सो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज टर्म्ड एज व्हाट? रोड मार्जिन। अब रोड मार्जिन में खूब सारे कंपोनेंट निकल के आते हैं। देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स व्हिच कम्स इनटू द रोड मार्जिन। कैरेज वे प्लस शोल्डर विड्थ दोनों मिलाकर रोडवे और विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ये सही है क्या सर? फिर से फैसिनेटिंग इंजीनियर, कृपया शांति बना के रखिए क्लास में। जब टॉपिक खत्म होगा आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बात मैं हर क्लास में कम से कम 10 से 15 बार बोलता हूँ, अलग अलग तरीके से बोलता हूँ, अलग अलग तरीके से बोलता हूँ, पर वो चीज़ शायद समझ में नहीं आती है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कृपया करके जो भी डिस्कस हो रहा है उसको देखते रहिए, सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आप लोग हो सकता है पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहे हो, मैं पहली बार या दूसरी बार नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है क्या क्या करवाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट इज व्हाट? अगला क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है हमारा रोड मार्जिन। अब क्या है रोड मार्जिन? रोड मार्जिन, सो वेरियस एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द रोड मार्जिन आर, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रोड मार्जिन में इंक्लूडेड होते हैं। अब कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं रोड मार्जिन के अंदर? जैसे गार्ड रेल, जैसे हमारा फुटपाथ, जैसे हमारा ड्राइववे, जैसे हमारा साइकिल ट्रैक, जैसे हमारा पार्किंग लेन, जैसे हमारा लेबाय, जैसे हमारी फ्रंट एज, जैसे हमारी एम्बैंकमेंट स्लोप। अब इतने सारे कंपोनेंट्स हैं किसके अंदर? रोड मार्जिन के अंदर। तो देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स। अब इसमें से कोई कंपोनेंट हम प्रोवाइड करते हैं, कोई कंपोनेंट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, डिपेंड अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी पेमेंट विड्थ। कितनी पेमेंट विड्थ आपके पास अवेलेबल है। तो कौन कौन से कंपोनेंट है रोड मार्जिन के अंदर? पहला रोड मार्जिन का कंपोनेंट है फुटपाथ, फिर गार्ड रेल, फिर ड्राइववे, फिर साइकिल ट्रैक, पार्किंग लेन, लेबाइज हो सकते हैं, फ्रंट एज हो सकती है, या एम्बैंकमेंट स्लोप होती है। एक एक करके सबको उठाते हैं और सबके डायग्राम बने हुए हैं, पूरी पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो पहला कंपोनेंट इज टर्म्ड एज गार्ड रेल, नाम में लिखा हुआ है गार्ड रेल। अब पर्पस क्या होता है गार्ड रेल का? दीज आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर। इसको हम शोल्डर की एज पे प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर प्रोवाइडेड एट द एज ऑफ द शोल्डर when the road is constructed running on the embankment। अगर आपका रोड एम्बैंकमेंट के ऊपर बना हुआ है, तो अगर हमारा रोड किसके ऊपर बना हुआ है? एम्बैंकमेंट के ऊपर बना हुआ है। सो इफ आवर रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द एम्बैंकमेंट, हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम गार्ड रेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इस बात को इस तरीके से देख लेते हैं। तो अगर हमारी रोड किसके ऊपर बनी हुई है? अगर हमारी रोड एम्बैंकमेंट के ऊपर बनी हुई है, सो इफ आवर रोड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द एम्बैंकमेंट, ये हमारी पेमेंट है, ये हमारा शोल्डर है, दिस इज अवर शोल्डर। तो हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? हम गार्ड रेल्स प्रोवाइड कर देते हैं। सो इफ इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द एम्बैंकमेंट, आप शोल्डर के एंड पे क्या प्रोवाइड कर दोगे? गार्ड रेल प्रोवाइड कर दोगे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसको स्पेशली तभी प्रोवाइड किया जाता है जब हाइट ऑफ द फिल इज मोर देन 3 मीटर। अगर हमारे फिल की हाइट, अगर हमारे फिल की हाइट किससे ज्यादा हो? 3 मीटर से ज्यादा हो। तो गार्ड रेल का पर्पस क्या है? सेफ्टी इंश्योर करना। द पर्पस ऑफ द गार्ड रेल इज टू इंश्योर द सेफ्टी, ताकि व्हीकल किसके बाहर नहीं चला जाए? व्हीकल किसके बाहर नहीं चला जाए? व्हीकल हमारे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बाहर नहीं चला जाए। क्लियर है चीज? तो पहला कंपोनेंट क्या आ गया? गार्ड रेल। गार्ड रेल की फोटो दिखा रखी है आपको। सो फोटो ऑफ द गार्ड रेल इज बीइंग शोन टू यू। किसके बाहर दे रखा है?
गार्ड रेल दे रखी है शोल्डर के एज पे, तो ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर के एज पे प्रोवाइड की हुई है। गार्ड रेल कहाँ दे रखी है? शोल्डर है, शोल्डर के एज पे प्रोवाइड कर रखी है। और मेरे हिसाब से सबने ये चीज देख रखी होगी। एवरीबडी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द गार्ड रेल। द सेकंड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रोड मार्जिन, द सेकंड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रोड मार्जिन इज फुटपाथ। फुटपाथ भी बोल सकते हो या साइड वॉक भी बोल सकते हो। तो फुटपाथ को साइड वॉक भी बोला जाता है। अब क्या पर्पस होता है फुटपाथ का? सब यूज करते हो आप, एवरीबडी यूजेस द फुटपाथ इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेफ फैसिलिटी फॉर द पेडेस्ट्रियन टू वॉक अलोंग द रोडवे। पेडेस्ट्रियन के सेफली वॉक करने के लिए जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं या साइड वॉक बोलते हैं। कहां प्रोवाइड की जाती है? पेमेंट के साइड में प्रोवाइड की जाती है। कहां पर प्रोवाइड की जाती है? अर्बन एरियाज में प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पे पेडेस्ट्रियन का ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो अर्बन एरियाज में जहां पर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा होता है उसके सेफ मूवमेंट के लिए पेमेंट के साइड पे जो आपने जगह प्रोवाइड करी उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं फुटपाथ या साइड वॉक। क्लियर है? इसकी जो मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड है 1.5 मीटर है, डिजायरेबल है 2 मीटर। सो मिनिमम विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज 1.5 मीटर, डिजायरेबल इज 2 मीटर। इसमें भी क्रॉस स्लोप दी जाती है। इसकी क्रॉस स्लोप होती है 2.5 से लेके 3%। पर इसका जो सरफेस होता है वो कंपैरेटिवली स्मूदर होता है। इट्स सरफेस इज कंपैरेटिवली स्मूदर देन दैट ऑफ द पेमेंट। अगर देखना है आपको, यू हैव टू सी इट। ये हमारे फुटपाथ है। सो दिस इज अवर फुटपाथ। ये हमारा फुटपाथ है। दिस इज अवर फुटपाथ। तो कहां प्रोवाइड कर रखा है? पेमेंट के साइड में दे रखा है। किधर? अर्बन एरियाज के अंदर। क्यों अर्बन एरियाज के अंदर? जहां पर पेडेस्ट्रियन की मूवमेंट ज्यादा होती है। अब देखो फिर कोई बोलेगा सर हमारे फुटपाथ पे तो लोग चल नहीं रहे, रोड पे ऊपर लोग चल रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फुटपाथ आपके चलने के लिए दिया हुआ है। अब आप चाहे रोड के बीच में चलो। सर हमारे यहाँ पे तो रोड के बीच में चलते हैं रोड लोग, तो फुटपाथ क्या रोड के बीच में होती है? नहीं, वो साइड वॉक है। इट इज टर्म्ड एज साइड वॉक। तो इसकी विड्थ ध्यान रखनी है, इसकी क्रॉस स्लोप ध्यान रखनी है। चले आगे। सो नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रोड मार्जिन, अगला जो कंपोनेंट है हमारा रोड मार्जिन का, इट इज टर्म्ड एज ड्राइवेज। सो नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज व्हाट? ड्राइवेज। अब ड्राइवेज क्या होता है? ड्राइवेज का मतलब क्या होता है? ड्राइवेज इज द कनेक्ट विद द हाईवे। अब इसको बोल सकते हो अगर कोई लोकल कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, जैसे सर्विस स्टेशन हो गया, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, तो जो भी लोकल कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है, इस लोकल कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट को वो रोड जो हाईवे के साथ कनेक्ट करती है इसको हम ड्राइवेज बोलते हैं। सो ड्राइवे इज अ कनेक्ट बिटवीन द हाईवे एंड दी लोकल कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट। और ये भी सबने देख रखा होगा, आप जब भी ट्रैवल करते हो हाईवे के ऊपर आपको ढाबे दिखते हैं, आपको पेट्रोल पंप दिखता है, आपको सर्विस स्टेशन दिखता है। तो वो रोड जो हाईवे को कनेक्ट करता है इन स्टैब्लिशमेंट के साथ, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम ड्राइवे बोल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दिस इज टर्म्ड एज ड्राइवे। ये हमारा ड्राइवे है, सो दिस इज टर्म्ड एज ड्राइवे। तो ये हमारी ड्राइवे है, सो दिस इज टर्म्ड एज ड्राइवे। क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, अगला रोड मार्जिन का कंपोनेंट क्या है? साइकिल ट्रैक। नाम में लिखा हुआ है साइकिल ट्रैक। अब क्या है साइकिल ट्रैक? इट इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द साइकिल ट्रैफिक। ये हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए? फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ द साइकिल ट्रैफिक। इसकी जो मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड है वो 2 मीटर है। सो मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड इज 2 मीटर। क्लियर है? अगर आपको एक और ट्रैक देना है आप इसको 1 मीटर से बढ़ा सकते हो। फॉर ईच एडिशनल साइकिल वे आप 1 मीटर से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हो। तो साइकिल ट्रैक का पर्पस क्या होता है? साइकिल ट्रैक का पर्पस होता है टू प्रोवाइड द सेफ मूवमेंट फॉर द साइकिल ट्रैफिक। फिर से आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। सो दिस इज अवर साइकिल ट्रैक, दिस इज अवर साइकिल ट्रैक। तो दिख रहा है मेन पेमेंट एरिया, बीच में मीडियन, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ। तो दूसरे वाले डायग्राम में देखो सारी चीजें दिख रही हैं आपको। पेमेंट दिख रही है, मीडियन दिख रहा है, साइकिल ट्रैक दिख रहा है और साथ में फुटपाथ भी दिख रहा है। यू कैन ऑब्जर्व द फुटपाथ ऑल्सो। तो इसकी जो मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 2 मीटर है। ये वाला डायग्राम भी देख सकते हो। यू कैन सी दिस इज व्हाट? मेन पेमेंट, दिस इज साइकिल ट्रैक, दिस इज कर्ब, दिस इज फुटपाथ। ये हमारी फुटपाथ है।
क्लियर है? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रोड मार्जिन, शोल्डर नहीं दिख रहा है, शोल्डर नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे दिखाऊं बताओ? अब इसमें जिसने फोटो ली उसे नहीं खींची फोटो, अब इसमें क्या करें? गुजरात इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेन एग्जाम 2 मंथ बाद है, कहाँ से पढ़ें? अभी ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है हमारा, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। अभी मार्च में ऑफलाइन सेंटर खुल जाएगा हमारा, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ दी रोड मार्जिन, नेक्स्ट ऑफ दी रोड मार्जिन इज पार्किंग लेन। तो अगली जो रोड मार्जिन है उसको हम बोलते हैं पार्किंग लेन। अगेन कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम, फिर से नाम में लिखा हुआ है पार्किंग लेन। अब क्या पर्पस होता है पार्किंग लेन का? These lanes are provided for the urban roads. These lanes are provided for the urban roads. किस लिए? To facilitate the parking of the vehicles. तो व्हीकल की पार्किंग के लिए अर्बन रोड में जो आपने जगह दे रखी है, कहाँ पर? रोड की मार्जिन पे, उसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? उसको हम टेक्निकली पार्किंग लेन बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एज फार एज पॉसिबल ओनली पैरेलल पार्किंग शुड बी अलाउड। जितना ज़्यादा हो सके पेमेंट के ऊपर पैरेलल पार्किंग ही प्रोवाइड करनी चाहिए या अलाउ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल पार्किंग में जो विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे कम होती है। मोर ओवर पैरेलल पार्किंग अगर आपने करी, इट इज मोर सेफ फॉर द मूवमेंट। इसमें मूवमेंट के अंदर जो सेफ्टी होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है? ज़्यादा होती है। मिनिमम विड्थ विच इज रिक्वायर्ड फॉर पार्किंग लेन इज 3 मीटर। कम से कम जो विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है पार्किंग लेन के लिए वो कितनी आती है? 3 मीटर की आती है। क्लियर है चीज़? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पार्किंग लेन देखनी है आपको, तो ये हमारी पार्किंग लेन है। सो मिनिमम विड्थ की रिक्वायरमेंट कितनी है? 3 मीटर है। तो अब विड्थ ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ विड्थ। जैसे वापस चलें, अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें फुटपाथ की, मिनिमम विड्थ 1.5 मीटर, डिजायरेबल कितनी है? 2 मीटर। फिर हमने बात करी साइकिल ट्रैक की, मिनिमम विड्थ कितनी है? 2 मीटर है। फिर हम बात करें पार्किंग लेन की, मिनिमम विड्थ कितनी है? 3 मीटर है। अब जरा चेक करो पार्किंग लेन। सो दिस इज अवर पार्किंग लेन, ये हमारी पार्किंग लेन है। सो दिस इज अवर पार्किंग लेन। ये पार्किंग लेन, ये बीच में क्या बना हुआ है? साइकिल ट्रैक बना हुआ है। तो ये साइकिल ट्रैक और साथ में पार्किंग लेन भी दिख रही है आपको। सो दिस इज अवर पार्किंग लेन, ये हमारी पार्किंग लेन है। तो रोड के बगल में जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन के पास में क्यों पेमेंट बनाई हुई है? पीछे पूछ रहा था कोई, तो पीछे पूछ रहा था कि सर आपने रोड पे ये जो व्हाइट लाइन बनाई हुई है क्यों बनाई हुई है? ये रोड मार्जिन है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? रोड मार्जिन। तो रोड मार्जिन किस लिए दे रखी है? पार्किंग लेन के लिए दे रखी है। पैरेलल पार्किंग मतलब किसके? अब ये पूछ रहा है सर पैरेलल पार्किंग किसके? देखो ये हमारी एक लाइन, ये हमारी दोनों दूसरी लाइन, तो ये हमारी दूसरी लाइन, इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारी एक लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन। अब जरा बताना पैरेलल किसके है वो? इट इज पैरेलल टू व्हाट? डायग्राम बना, रियल पिक्चर बनाई हुई है। इट इज रियल पिक्चर विच इज बीइंग शोन टू यू। अगर उसके बाद भी आप ये पूछ रहे हो सर पैरेलल किसके है पार्किंग, जो पहली पिक्चर है वो पार्किंग ही तो दे रखी है आपको, पैरेलल पार्किंग। द फर्स्ट इज पैरेलल पार्किंग ओनली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द रोड मार्जिन इज व्हाट? अगला जो रोड मार्जिन है वो क्या है हमारा? द नेक्स्ट ऑफ द रोड मार्जिन इज बस बेस। सो नेक्स्ट ऑफ द रोड मार्जिन इज बस बेस। अगला रोड मार्जिन हमारा बस बेस है। तो पार्किंग लेन हो गया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बस बेस की। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बस बेस? बस बे नाम में लिखा हुआ है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। बस बे वो जगह है जो आपने पेमेंट के ऊपर प्रोवाइड कर रखी है ताकि बस वहां पे आके रुक पाए। तो बस में से पैसेंजर की लोडिंग भी होनी है और अनलोडिंग भी होनी है, पैसेंजर्स को उतरना भी है, पैसेंजर्स को चढ़ना भी है। अब इसके लिए जो आपने एडिशनल जगह दे रखी है पेमेंट के ऊपर, उसको टेक्निकली हम क्या बोल देते हैं? उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं बस पे। तो फिर बस पे कैसे प्रोवाइड किया जाता है? बस पे प्रोवाइड करने के लिए मुझे कर्ब को डिस्प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने रोड के ऊपर ही बस को रोक दिया, अगर आपने रोड के ऊपर ही बस को रोक दिया
जो पीछे वाली ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगी, पीछे वाली ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो अगर बस में से पैसेंजर की लोडिंग अनलोडिंग को परमिट करना है, आपको कर्ब को पीछे करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्प्लेस ऑफ द कर्ब। कम से कम कितनी दूरी से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, 75 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि 75 मीटर ये दूर होनी चाहिए किससे, इंटरसेक्शन से। इट शुड बी 75 मीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। पर्पस क्या होता है बस बे का, टू परमिट द सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द पैसेंजर्स। क्लियर है। अब बस बे का अगर डायग्राम देखना है, इफ यू वांट टू सी द डायग्राम ऑफ द बस बेस, तो ये हमारी डायग्राम है बस बेस की। तो बस बे, दिस इज टर्म्ड एज बस बे, ये हमारी बस बे है। तो हमने ये जो कर्ब थी यहां पर, इस कर्ब को पीछे डिस्प्लेस किया हुआ है, इट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड ऑफ। तो ये हमारी बस बे कहलाती है। दिस इज टर्म्ड एज बस बे, तो ये बस बे बनी हुई है। तो बस बे बस बे बस बे, वो तो बस स्टॉप होता है। अरे बस स्टॉप तो ये होता है, वाह गजब, ये बोल रहा है वो तो बस स्टॉप होता है। अरे बस स्टॉप तो ये है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो रोड के सेक्शन की बात कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट क्या कहलाता है, ये वाला एलिमेंट कहलाता है बस बे। बस स्टॉप तो ये है। हाँ तो रोड के साइड में बस स्टॉप बनाया हुआ है ना, हमें तो रोड के क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की बात कर रहा हूं। कहां रहते हो भाई, किधर, रोड के साइड में तो बस स्टॉप बना हुआ है। हाँ बस स्टॉप बना हुआ है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो रोड के क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। 75 मीटर किससे दूर होगा, 75 मीटर इंटरसेक्शन से दूर होगा। तो हमारा ये जो बस बे है, ये जो बस बे है हमारी, ये जो बस बे है 75 मीटर दूर होनी चाहिए किससे, इंटरसेक्शन ऑफ रोड से। तो लेट सपोज ये इंटरसेक्शन है रोड का, तो अगर रोड के ऊपर कोई इंटरसेक्शन है उससे 75 मीटर दूर होना चाहिए। इट शुड बी 75 मीटर अवे फ्रॉम दैट। क्लियर है चीज। सर आप इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं, भैया अगर अग्रेशन नहीं होता तो यहां तक पहुंचता ही नहीं मैं। तो अग्रेशन नहीं है मतलब ठुस हो फिर तो तुम। हमारे यहां पेमेंट पे रोक देते हैं, पेमेंट पे रोक देते हैं, तो फिर से इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो रोड मार्जिन में कौन कौन से कंपोनेंट है, रोड मार्जिन में कंपोनेंट कौन कौन से हमारे, तो रोड मार्जिन में एक हमारा हो गया गार्ड रेल, एक हो गया हमारा फुटपाथ, एक हमारा हो गया साइकिल ट्रैक, एक हमारा हो गया पार्किंग लेन, एक हमारी हो गई बस वे। दिस इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज बस वे। द नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज व्हाट, द नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज टर्म्ड एज ले बाय। तो अगला कंपोनेंट किसका, रोड मार्जिन का, इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, ले बायस बोल देते हैं। अब ये ले बायस क्या होते हैं, जैसे हमने बस बाय प्रोवाइड की थी वैसे ही हम ले बायस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस होती है, या अगर कोई भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो किसके लिए, पब्लिक के लिए, अगर आप कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो पब्लिक के लिए, उस सिचुएशन में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो ट्रैफिक के लिए, जो एडिशनल जगह आपने रोड के ऊपर दी उसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे ले बायस। सो नियर बाय टू पब्लिक कन्वीनियंस, नियर बाय टू पब्लिक कन्वीनियंस, लेट सपोज वॉशरूम है। अब वॉशरूम है किसके ऊपर, रोड के ऊपर। तो जैसे हमारे सुलभ शौचालय बने होते हैं, अब सुलभ शौचालय बने होते हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कर्ब को पीछे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्प्लेस ऑफ द कर्ब फ्रॉम द रोड। उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो आपने विड्थ दी उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम ले बायस बोल देते हैं। चेक करना ले बायस। सो दिस इज टर्म्ड एज ले बाय, इसको टेक्निकली ले बाय बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज ले बाय, दिस इज टर्म्ड एज ले बाय, दिस इज टर्म्ड एज ले बाय। ये बस बेस नहीं है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम ले बायस बोलते हैं। ये भी किसका पार्ट है, ये भी हमारे रोड मार्जिन का पार्ट है। क्लियर है चीज। चलें आगे। सर पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं सीमेंट की, पिक्नोमीटर को ले बाय के ऊपर रख देते हैं, तो जैसे पिक्नोमीटर ले बाय के ऊपर रखते हैं सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। चलें आगे। Shall we continue? चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले बाय, समझ नहीं आया। अब ले बाय तो समझ में आ जाता आपको, मैंने जो पब्लिक कन्वीनियंस यूज़ किया ना वो समझ में नहीं आया आपको। पब्लिक कन्वीनियंस का मतलब बता तो दिया, भैया रोड के ऊपर सुलभ शौचालय है, अब आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, लेट अस सपोज ये हमारा रोड है, पेमेंट बनाई हुई है, दिस इज द पेमेंट। अब यहीं पर ही मैंने क्या बना दिया, पब्लिक कन्वीनियंस बना दिया, पब्लिक कन्वीनियंस बना दिया, यहीं पे अपनी गाड़ी रोकोगे और यहीं से अंदर चले जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर ये हमारी रोड है इसको डिस्प्लेस कर देते हैं पीछे, यहाँ पे हम पब्लिक कन्वीनियंस बनाते हैं, आप अपनी गाड़ी यहाँ पर आके रोकोगे अंदर और फिर अपने पब्लिक कन्वीनियंस के अंदर जाओगे। तो ये जो आपने एडिशनल जगह दी है, दिस एडिशनल स्पेस विच इज बीइंग प्रोवाइडेड, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ले बाय। क्लियर है? चलिए, प्लस में ट्रांसपोर्टेशन किया हुआ है आपसे, बधाई हो फिर तो। So next of the point of reference, next of the point of reference is, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम बात कर रहे हैं रोड मार्जिन की। सो रोड मार्जिन की नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रोड मार्जिन इज फ्रंटेज रोड। तो अगला जो कंपोनेंट है हमारे रोड मार्जिन का, 8वां कंपोनेंट है ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटेज रोड। अब फ्रंटेज रोड क्या होती है, फ्रंटेज रोड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू गिव द एक्सेस टू द प्रॉपर्टी अलोंग द हाईवे। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हाईवे के अलोंग है, उस हाईवे के अलोंग प्रॉपर्टी में एक्सेस के लिए जो एडिशनल पेमेंट की विड्थ प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोल देते हैं फ्रंटेज रोड। सो फ्रंटेज रोड्स आर प्रोवाइडेड टू गिव द एक्सेस टू द प्रॉपर्टी अलोंग द हाईवे। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे फ्रंटेज रोड्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रंटेज रोड्स की। सो फ्रंटेज रोड्स की, सो फ्रंटेज रोड, व्हाट आर दी फ्रंटेज रोड। अब कौन सी हमारी फ्रंटेज रोड, अब फ्रंटेज रोड को समझने के लिए लेट सपोज ये हमारी प्रॉपर्टी है, दिस इज अवर प्रॉपर्टी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एक्सेस टू द प्रॉपर्टी विच इज अलोंग द हाईवे, ये जो आपने एडिशनल विड्थ प्रोवाइड करी है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रंटेज रोड। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्रंटेज रोड। क्लियर है? टेस्ट बता दीजिए, बता दो दिया। पिक्नोमीटर को रखो, जैसे पिछली बार पिक्नोमीटर कहाँ रखा था, ले बाय के ऊपर, इस बार पिक्नोमीटर कहाँ रखो, फ्रंटेज रोड के ऊपर रखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगी। यू विल गेट दी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट ऑफ दी रोड मार्जिन कंपोनेंट, अगला जो हमारा रोड मार्जिन का कंपोनेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट स्लोप। सो नेक्स्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रोड मार्जिन इज टर्म्ड एज व्हाट, एम्बैंकमेंट स्लोप। अब एम्बैंकमेंट स्लोप नाम में मेंशन्ड है, अगर आपका रोड एम्बैंकमेंट के ऊपर है, जो एडिशनल स्लोप आपने प्रोवाइड करी है उसके लिए, उसको हम बोल देते हैं एम्बैंकमेंट स्लोप। एंड फॉर दैट ऑल्सो द डायग्राम इज बीइंग शोन। ये हमारी पेमेंट है, दिस इज अवर पेमेंट, दिस इज द स्लोप विच इज बीइंग प्रोवाइडेड, दिस इज नोन एज एम्बैंकमेंट स्लोप। ये भी किसका पार्ट है, ये भी रोड मार्जिन का पार्ट है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रोड मार्जिन। सो दिस इज द पेमेंट, एम्बैंकमेंट बनी हुई है, दिस इज द स्लोप, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बैंकमेंट स्लोप। सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एम्बैंकमेंट स्लोप। फ्रंटेज रोड समझ नहीं आया, प्रॉपर्टी के अपोजिट लेन पे क्यों दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के अपोजिट लेन पे क्यों दिया हुआ है, प्रॉपर्टी के अपोजिट लेन पे थोड़ी दिया हुआ है भैया, प्रॉपर्टी के लिए एक्सेस प्रोवाइड करनी है मुझे, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी में जाना है, ये हाईवे है, दिस इज दी हाईवे। अब अगर मुझे प्रॉपर्टी में जाना है, आपको एडिशनल विड्थ देनी पड़ी, ये जो एडिशनल विड्थ दे रखी है उसको बोला है फ्रंटेज रोड। तो आप बोल रहे हो फ्रंटेज रोड समझ नहीं आया, प्रॉपर्टी के अपोजिट लेन में कौन से, प्रॉपर्टी ये है, इसके अपोजिट लेन में तो ये हो गई। या तो आपको लिखना नहीं आया कि भैया क्या लिख रहे हो। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी हाईवे के ऊपर है, आपको हाईवे से अपनी प्रॉपर्टी पे जाना है, जो एडिशनल रोड निकाली हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रंटेज रोड बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज फ्रंटेज रोड। सो ऑल दी कंपोनेंट्स आई हैव कंप्लीटेड, जितने भी कंपोनेंट्स हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के वो सारे कंप्लीट हो गए। आखिरी एलिमेंट कौन सा था, लास्ट ऑफ द एलिमेंट वाज रोड मार्जिन।
रोड मार्जिन में 9 एलिमेंट थे। कौन कौन से 9 एलिमेंट थे? गार्ड रेल, फिर हमने बात करी फुटपाथ की, फिर हमने बात करी ड्राइवेज की, फिर हमने बात करी साइकिल ट्रैक की, फिर हमने बात करी पार्किंग लेन की, फिर हमने बात करी बस बेस की, फिर हमने बात करी ले बेस की, फिर हमने बात करी फ्रंटेज रोड की, और लास्ट में हमने बात करी एम्बैंकमेंट स्लोप की। तो ये 9 कंपोनेंट किसके अंदर आते हैं? रोड मार्जिन के अंदर आते हैं। क्लियर है चीज? सो ऑल द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आर कंप्लीटेड। जितने भी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रोडवे या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की। तो कहाँ गया वो फैसिनेटिंग इंजीनियर? ये लो, देख लेना आप जो भी पूछ रहे थे इसके अंदर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोडवे और विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या होता है रोडवे और विड्थ ऑफ फॉर्मेशन? इट इज द सम ऑफ द विड्थ ऑफ द पेमेंट और कैरेजवे इंक्लूडिंग द सेपरेटर एंड द शोल्डर। तो रोडवे विड्थ कौन सी विड्थ होती है? विड्थ ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग द सेपरेटर एंड शोल्डर। अब जरा चेक करो, ये हमारी क्या है? दिस इज अवर कैरेजवे, ये हमारा कैरेजवे है, ये हमारी कैरेजवे है। कैरेजवे में क्या प्रोवाइड नहीं कर रखा? अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम के कैरेजवे में क्या नहीं है? सेपरेटर नहीं है, देयर इज नो सेपरेटर या मीडियन नहीं है। तो कैरेजवे की विड्थ और ये 2 शोल्डर लगे हुए हैं, इन दोनों शोल्डरों की विड्थ को जोड़ा क्या कहलाती है? दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे। तो सामने आपके डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम इज बीइंग शोन टू यू। क्लियर है? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? जो रोडवे विड्थ होती है इट इज द टॉप विड्थ ऑफ द हाईवे एम्बैंकमेंट। जो आपकी रोडवे विड्थ होगी ये आपके एम्बैंकमेंट की टॉप विड्थ होगी। एम्बैंकमेंट किस में बनाया हुआ है आपने? एम्बैंकमेंट आपने किसी हाइट पे बनाया हुआ है, पर अगर आपका हाईवे कटिंग के अंदर है तो ये बॉटम विड्थ हो जाएगी हाईवे कटिंग की। तो लेट अस सपोज ये कटिंग है, ये एम्बैंकमेंट है, तो जो हमारी रोडवे विड्थ होती है ये एम्बैंकमेंट की टॉप विड्थ होती है। पर अगर कटिंग में बना रखा है, कटिंग की कौन सी विड्थ होती है? कटिंग की बॉटम विड्थ होती है। क्लियर है चीज? तो रोडवे और विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? एक तो पेमेंट की विड्थ आएगी, मीडियन की विड्थ आएगी, और दोनों शोल्डर की विड्थ आएगी। इट विल ऑल्सो इंक्लूड द विड्थ ऑफ द शोल्डर। जूम करके दिखा दूं? लो भैया जूम करके देख लो। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारी जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है या रोडवे विड्थ है ये किस पे डिपेंड कर जाती है? विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे विड्थ विल डिपेंड अपॉन व्हाट? विल डिपेंड अपॉन द टोपोग्राफी, विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रोड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी रोडवे विड्थ है या जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है ये डिपेंड कर जाती है 2 चीज़ों के ऊपर। एक, टाइप ऑफ रोड कैसा है, दूसरा टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी मतलब प्लेन टेरेन है, रोलिंग टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है या स्टीप टेरेन है। वैल्यू स्टैंडर्ड है, वैल्यूज आर स्टैंडर्ड। अब क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज है हमारी? दीज आर दी स्टैंडर्ड वैल्यूज। सो रोडवे विड्थ और विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रोड, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ टेरेन। अब सारी वैल्यूज आपको स्टैंडर्ड ध्यान रखनी है, यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सो पेमेंट प्लस मीडियम प्लस शोल्डर, सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 4 मीटर से स्टार्ट हो जाती है माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के अंदर, और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए, प्लेन और रोलिंग टेरेन के अंदर। तो 4 मीटर से चालू होती है, कहाँ तक जाती है? 12 मीटर तक जाती है। तो इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू भी मेंशन की हुई है। तो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ऑल दी वैल्यूज शुड बी नोन टू यू। सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे थे? प्रेजेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट? प्रेजेंटली हम बात कर रहे थे रोडवे विड्थ की। तो प्रेजेंटली हम बात कर रहे थे रोडवे विड्थ की। तो ये हमारी रोडवे विड्थ है। सो दिस इज अवर रोडवे विड्थ। तो जो मैंने रेड कलर का पोर्शन शेड कर रखा है
ये हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है या रोडवे विड्थ है। और आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, रोड लैंड की या लैंड विड्थ की या राइट ऑफ वे की। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रोड लैंड, लैंड विड्थ और राइट ऑफ वे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, रोड लैंड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, इट इज द एरिया ऑफ द रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट कीपिंग इन व्यू इट्स फ्यूचर एक्सपेंशन। रोड की फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए रोड के दोनों तरफ का जो एरिया होता है उसे हम रोड लैंड बोल देते हैं, उसे हम लैंड विड्थ भी बोल देते हैं, उसे हम राइट ऑफ वे भी बोल देते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज राइट ऑफ वे। क्लियर है चीज। अब देखो बना रखा है इस डायग्राम के अंदर, ये हमारी रोड लैंड है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, रोडवे विड्थ तो इंक्लूडेड है, साथ में और क्या इंक्लूड कर दिया, रोड मार्जिन भी इंक्लूड कर दिया। तो रोड लैंड में रोडवे विड्थ आएगी और दोनों तरफ क्या इंक्लूडेड है, दोनों तरफ रोड मार्जिन भी इंक्लूडेड है। क्लियर है चीज। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। फिर से हमारी जो रोड लैंड है ये किस पे डिपेंड कर जाती है, ये डिपेंड कर जाती है टाइप ऑफ रोड के ऊपर, ये डिपेंड कर जाती है टोपोग्राफी के ऊपर। इसकी वैल्यू आपको हमेशा किससे ज्यादा मिलेगी, रोडवे विड्थ से ज्यादा मिलेगी। इट्स वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रोडवे विड्थ। कितनी वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड होती है, ये लो स्टैंडर्ड वैल्यूज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, रोड लैंड। अब कहां से स्टार्ट हुई है, मिनिमम 9 मीटर से स्टार्ट हुई है और कहां तक जाती है, 90 मीटर तक जाती है। इस 90 मीटर के करस्पॉन्डिंग ये रहा 45 मीटर, इस 45 मीटर के करस्पॉन्डिंग पीछे रोडवे विड्थ कितनी थी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्लेन और रोलिंग टेरेन के अंदर हमारी रोडवे विड्थ कितनी थी, 12 मीटर। सो रोडवे विड्थ वाज 12 मीटर, तो ये 12 मीटर। पर रोड लैंड विड्थ कितनी है, रोड लैंड विड्थ है 45 मीटर, 45 मीटर। तो हमारा ये जो मार्जिन है ये कितना है, तो ये मार्जिन कितनी प्रोवाइड कर रखी है, घटा दो इसमें से, तो कितना आ गया 33। सो 33 डिवाइड बाय 2, सो 33 डिवाइड बाय 2, सो 33 डिवाइड बाय 2 कर दो, जो भी वैल्यू निकल के आ रही है। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 16.5 मीटर। तो दोनों तरफ 16.5 मीटर छोड़ रखा है, किस लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, इन ऑर्डर टू कैरी आउट व्हाट, फ्यूचर एक्सपेंशन। क्लियर है पूरी कहानी। रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। चलें आगे। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहा है। अब जरा चेक करो, ये हमारी कंट्रोल लाइन है, दिस इज अवर कंट्रोल लाइन। अब कंट्रोल लाइन क्या सिग्निफाई करती है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी कंस्ट्रक्शन है हमारे किसके ऊपर, हाईवे के ऊपर, वो कहां तक हो सकता है, बस कंट्रोल लाइन तक हो सकता है। और उसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी। So construction of a particular type of building is only permitted with a sufficient setback from the road boundary up to control line. इसका मतलब आपको ये setback तो देना ही पड़ेगा, this much of the setback is required. तो जो रोड की बाउंड्री है इससे आपको जितनी दूरी पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कंट्रोल लाइन। इसका मतलब आपको पूरी जानकारी दे दी है, व्हाट इज विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और रोडवे विड्थ, व्हाट इज रोड लैंड। देन वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन की सिग्निफिकेंस क्या होती है वो भी आपको बता दी है। तो इसका मतलब आपको पूरा क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, कंप्लीट क्रॉस सेक्शन इज बीइंग शोन टू यू नाउ। कंट्रोल लाइन, रिपीट, जो भी कंस्ट्रक्शन है हाईवे के ऊपर सिर्फ कंट्रोल लाइन तक परमिटेड है। टेबल में बिल्ट अप एरिया और ओपन एरिया, बिल्ट अप एरिया मतलब जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो बिल्ट अप एरिया है हमारा। ओपन एरिया मतलब जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी है, in which there is no construction. So if there is built up area, width कम हो जाएगी, अगर ओपन एरिया है width ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फिर से, मतलब इतने टाइम से इतना कंटेंट देने के बाद भी अगर ये पूछ लेते हो सर बिल्ट अप एरिया और ओपन एरिया में फ़र्क बता दो,
अरे नाम में लिखा हुआ है बिल्ट अप एरिया, ओपन एरिया। बिल्ट अप एरिया भैया जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रखी है पहले से ही, आपको वहां पर हाईवे बनाना है। ओपन एरिया भैया जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है आपका, नया प्रोजेक्ट है, वो हमारा ओपन एरिया हो गया। तो ओपन एरिया में जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी, बिल्ट अप एरिया में जो विड्थ होगी वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी बिल्ट अप एरिया के करस्पॉन्डिंग मेरी कंट्रोल लाइन किसको करस्पॉन्ड कर देती है, बिल्डिंग लाइन को कंट्रोल करस्पॉन्ड कर देती है। तो अगर बिल्ट अप एरिया है, मेरी कंट्रोल लाइन की वैल्यू को आप कहाँ तक लेके आ सकते हो, बिल्डिंग लाइन तक लेके आ सकते हो, तो वो मेरी बिल्डिंग लाइन हो जाती है। वही अगर ओपन एरिया हो गया, यही मेरी बिल्डिंग लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाती है, कंट्रोल लाइन पे शिफ्ट हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ऑल द क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स आर कंप्लीटेड, सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट कंप्लीट हो गए। सवाल देख लो इसके ऊपर। तो अब जाके पहला हाईवे एलिमेंट खत्म हुआ है। नाउ द फर्स्ट हाईवे एलिमेंट इज कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑफ द हाईवे एलिमेंट इज क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट बता दिए कौन कौन से, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉस स्लोप और कैम्बर, फिर हमने बात करी विड्थ की, फिर हमने बात करी मीडियन की, फिर हमने बात करी कर्ब की, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द कर्ब, फिर हमने बात करी शोल्डर्स की, और लास्ट हमने बात करी थी रोड मार्जिन्स की। देखो क्या सवाल पूछा है इसके अंदर, अब व्हाट द प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड। रोड कैम्बर हेल्प्स इन सरफेस ड्रेनेज। रोड कैम्बर हेल्प करता है हमारी सरफेस ड्रेनेज के अंदर, सही बात है। इन अ कर्व्ड रोड अलाइनमेंट सुपर एलिवेशन सर्व्स द पर्पस ऑफ कैम्बर, ये भी सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही, दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। सो आंसर कम्स आउट टू बी बी। चलो आगे बढ़ते हैं। विड्थ ऑफ द कैरेज वे फॉर अ सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी। सिंगल लेन के लिए विड्थ कितनी रिकमेंडेड है, इट इज़ 3.75 मीटर। पर अगर मल्टी लेन है कितनी रिकमेंडेड है, 3.5 मीटर। तो अगर सिर्फ एक ही लेन है 3.75 मीटर, कैसे, 2.5 मीटर विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल और 0.625 दोनों तरफ क्या दिया हुआ है, 0.625 दोनों तरफ क्या दी हुई है, व्हीकल के क्लियरेंस दी हुई है। सो क्लियरेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द व्हीकल। नेक्स्ट, क्रॉस स्लोप गिवन टू द पेमेंट फॉर द सेफ ड्रेनेज ऑफ द वाटर। क्रॉस स्लोप क्या बोल देते हैं, कैंट गलत है, कर्ब गलत है, शोल्डर गलत है, कैम्बर। तो क्रॉस स्लोप बोल दो, कैम्बर बोल दो, एक ही बात है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, द कैम्बर फॉर द हिल रोड्स इन द केस ऑफ द बिटुमिनस सर्फेस इज अडॉप्टेड एज। कैम्बर फॉर द हिल रोड्स, अब देखो स्टैंडर्ड आ गया, गेट का ही सवाल है, फिर से गेट का सवाल है, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो, कैम्बर की वैल्यू बता दो हिल रोड के लिए इन केस ऑफ द बिटुमिनस सरफेस। तो पहली चीज, एक तो हिल रोड, दूसरा क्या पूछ लिया, तो एक तो हमारा हिल रोड, दूसरा क्या पूछ लिया, बिटुमिनस सरफेस है। तो हिल रोड भी है साथ में बिटुमिनस सरफेस है, दोनों को जोड़ के आपको बताना है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है कितनी होती है, तो बिटुमिनस सरफेस हिल रोड, so it comes out to be how much, D। so D 3.5%। क्यों भाई ऐसा क्यों, so camber of the hill roads in case of the bituminous surface is adopted as, कितनी वैल्यू है, तो 3.5%। कहाँ से निकाल के आए हो 3.5%, ये हैवी रेनफॉल नहीं है, सो हैवी रेनफॉल नहीं है, तो कहाँ से कैलकुलेट कर लिया भाई ये 3.5%, इट इज 2.5%, 2.5% होती है। हैवी रेनफॉल के लिए 2.5%, लाइट रेनफॉल के लिए कितनी है 2%। फॉर हैवी रेनफॉल इट इज 2.5%, फॉर लाइट रेनफॉल इट इज 2%। चलो आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द रोडवे कंटिग्यूअस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो पोर्शन ऑफ द, कहाँ चला गया वो, द पोर्शन ऑफ द रोडवे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस विद द ट्रेवल्ड वे एंड इज इंटेंटेड फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द स्टॉप्ड व्हीकल इज कॉल्ड। तो क्या बोल रहा है ये पोर्शन है हमारे रोडवे का, इट द पोर्शन ऑफ द रोडवे कंटिन्यूअस विद द ट्रेवल्ड वे, यानी कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है रोड के साथ, एंड इज इंटेंटेड फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द स्टॉप्ड व्हीकल। गाड़ी हमारी रुक गई, गाड़ी हमारी रुक गई, कहाँ पे जाके रोक सकते हो गाड़ी को, शोल्डर के ऊपर रोक सकते हो गाड़ी को जाके, तो शोल्डर के ऊपर रोक सकते हैं गाड़ी को जाके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ रेनफॉल मेंशन नहीं है तो बताओ मैं क्या करूँ, मतलब फिर से मेरे को आपका सवाल समझ में नहीं आया, रेनफॉल मेंशनड नहीं है, अब बताओ क्या करूँ मैंने सवाल बनाया नहीं, PYQs है तो वहाँ पे लिख के आ जाना रेनफॉल मेंशनड नहीं है, मैं सवाल नहीं करूँगा। तो इस पिछले वाले सवाल में रेनफॉल मेंशनड नहीं है तो नीचे ई ऑप्शन बनाना और लिखना कि इसमें रेनफॉल मेंशनड नहीं है, मैं तुम्हारा सवाल नहीं करूँगा, किसका है, SSC मेरे लायक नहीं है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी, ये लिख के आ जाना वहाँ पे नीचे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट ऑफ दी प्रॉब्लम। अगला सवाल क्या पूछा हुआ है, राइट ऑफ ए इज द समेशन ऑफ व्हाट। सो राइट ऑफ ए समेशन ऑफ व्हाट, राइट ऑफ ए अभी पीछे डिस्कस किया था। राइट ऑफ ए में क्या क्या इंक्लूडेड है, राइट ऑफ ए में इंक्लूडेड होता है हमारी पेमेंट, फिर इंक्लूडेड होता है हमारा, सो राइट ऑफ ए की बात चल रही है, ही इज टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ ए। राइट ऑफ ए का दूसरा नाम क्या बताया था हमने, व्हाट वाज द सेकंड नेम गिवन टू द राइट ऑफ ए। जो राइट ऑफ ए है इसका दूसरा नाम क्या बताया था, इसका दूसरा नाम था रोड लैंड और लैंड विड्थ। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है हमारी पेमेंट सरफेस, इसमें इंक्लूडेड है हमारा मीडियन, इसमें इंक्लूडेड है हमारा शोल्डर, और इसमें इंक्लूडेड है हमारे रोड मार्जिन्स। रोड मार्जिन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। हाँ रोड लैंड, बिल्कुल सही बात है आकांक्षा, इसको रोड लैंड भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, रोड लैंड और लैंड विड्थ। तो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। सो कैरेज वे एंड शोल्डर, कैरेज वे शोल्डर एंड रोड मार्जिन, सही बात है, कैरेज वे एंड रोड मार्जिन एंड शोल्डर, तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है, ऑल थ्री आर इंक्लूडेड। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर। कौन सी बात सही है किसके लिए, क्रॉस स्लोप ऑफ शोल्डर के लिए। इट इज़ 1% फ्लैटर, फ्लैटर नहीं होता है, स्टीपर होता है। इट्स मिनिमम वैल्यू इज 2%, 2% नहीं होती है, 3% होती है, ये स्टीपर होती है। इट इज़ 0.5% स्टीपर देन द क्रॉस स्लोप ऑफ द पेमेंट, सही बात है। इट इज़ इक्वल टू द, इक्वल नहीं होती है, इट इज़ नॉट इक्वल। तो ये 0.5% क्या होता है, स्टीप होता है। इट इज़ 0.5% स्टीप। रीज़न बता रखा है, ताकि पेमेंट और शोल्डर के इंटरसेक्शन पे आके पानी जमा नहीं हो जाए, यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा, हियर द वाटर विल एक्यूमुलेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाईवे इज टेकन एट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाईवे इज टेकन एट, कहाँ पर लेते हो क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाईवे। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाईवे कहाँ लिया जाता है, वाटर जमा ना हो जाए, बिल्कुल सही बात है। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाईवे, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, 30 मीटर अपार्ट, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग अब्रप्ट चेंज इन द ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है, सारी बातें सही हैं। 30 मीटर की जगह कोई और वैल्यू भी होती तब भी सही होता। इफ इंस्टेड ऑफ 30 मीटर एनी अदर वैल्यू वुड हैव बीन देयर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। कहीं पर भी ले लो क्रॉस सेक्शन, तो बोल रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ द हाईवे इज टेकन एट वेयर, इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शंस अवेलेबल हैं रोड की लेंथ के लॉन्ग, सो देयर आर इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शंस व्हिच मे बी टेकन। ये सारे क्रॉस सेक्शंस हैं हमारे, so these are different cross sections, so all the options are correct. Next, pick up the incorrect statement from the following. So pick up the incorrect statement from the following. Incorrect statement उठानी है। The width of the right of way is decided to accommodate what? Formation width, side slopes, horizontal curve, vertical curve. क्या पूछ रहा है ये अब? The width of the right of way is decided to accommodate what? क्या accommodate हो जाना चाहिए इसके अंदर? जो हमारी width है right of way की, right of way हमारा लास्ट था right of way, इसमें क्या क्या accommodate हो जाना चाहिए? What should be accommodated in this? इसमें formation width accommodate हो जानी चाहिए हमारी। तो इसको आप इस तरीके से डिसाइड करोगे, इसमें फॉर्मेशन की विड्थ भी आ जानी चाहिए। और फॉर्मेशन की विड्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ द फॉर्मेशन विड्थ? पीछे डिस्कस किया हमने विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। तो राइट ऑफ वे में क्या आ जाना चाहिए? विड्थ ऑफ फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। इट शुड इंक्लूड द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म कहानी।
सो सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, ऑल दी प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड. रिपीट करना है इस पर कुछ भी? इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट बोला है क्या? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो इनकरेक्ट बोला है तो आंसर चेंज हो जाएगा. तो सवाल बोलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो विड्थ ऑफ द राइट ऑफ वे इज डिसाइडेड टू अकोमोडेट. फॉर्मेशन विड्थ हो जानी चाहिए, रोड मार्जिन, हॉरिजॉन्टल कर्व, तो फिर वर्टिकल कर्व. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? वर्टिकल कर्व. तो सवाल ये था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, व्हाट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. गेट का क्वेश्चन क्यों नहीं मिला? आया नहीं होगा, इसलिए नहीं मिला. चलिए चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी कल करते हैं. शोल्डर, कैरेज वे विड्थ, शोल्डर भी है, कैरेज वे विड्थ भी है, फिर रोड मार्जिन भी तो है. रोड मार्जिन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और रोड मार्जिन में तो आपको 9 कंपोनेंट बता दिए. इरिगेशन कब होगा? इरिगेशन कब होगी? इरिगेशन अभी डिसाइड करेंगे इरिगेशन कब होगी. चलिए बाकी अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो. Exciting news for all GATE aspirants. Save up to 50% off on your GATE subscription and up to 4-month free extension. Hurry! Offer valid till 23rd December 2023. Enroll now. Unacademy. Let's crack it.